जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, और इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, और मैट्रिक्स, मैच, इंटीजर, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल टाइप। इस वाले में फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिंगल करेक्ट की, और एसेशन रीजन के जो सवाल हैं वो भी हम देखेंगे। ग्रेविटेशन को अगर आप ओवरव्यू करेंगे तो जो सवाल रहते हैं वो आसान रहते हैं। ग्रेविटेशन वो टॉपिक छोटा सा टॉपिक है ना, मतलब बहुत लंबा नहीं है, छोटा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, और नोट्स भी थोड़े से रहते हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ के जाएंगे चैप्टर तो सवाल इसका बन जाता है। और आप देखिएगा कि अपने जो भी सवाल होगा वो सब नोट्स से ही है। आप मतलब कोई भी चैप्टर देखेंगे तो जो नोट्स आपको पढ़ाए जाते हैं उसी से सवाल आता है। ऐसा नहीं है उससे कुछ बाहर से उड़ के आ जाएगा। 1-2% जेई में हो सकता है, जैसे मान लीजिए अप्रोक्स 96-97% हम बोल सकते हैं कि नोट से ही रहेगा। अब डिट्टो ऐसा नहीं है डाटा ही मैच कर जाए, ऐसा नहीं है, पर सवाल का पैटर्न वगैरह आप देखेंगे तो वो सब चीज़ें मैच कर जाएगी। डाटा तो कैसे मैच करवाएंगे, क्या पता कब क्या पूछ रहे, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यही चीज़ आप देखिएगा ना कि किस तरीके का सवाल पूछ रहा है। सवाल आसान रहते हैं, आप देखेंगे तो मतलब जैसे 10 सवाल है, 10 में से कोई 1 या 2 सवाल आपके पास में टफ रहेंगे, बाकी सब आसान रहेंगे, बाकी बेसिक सवाल रहेंगे। तो जेई हमेशा, जिस चीज़ में बार बार फोकस करता हूँ यही है कि यार जेई हमेशा आपके पास में 40% के आसपास आसान पूछेगा ही पूछेगा अगर पेपर टफ कैटेगरी में है, और अगर इजी कैटेगरी में होगा तो 60 से 70% इजी पूछेगा। तो आप अगर इजी सवालों पर टारगेट करेंगे तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में अच्छे कॉलेज में, अच्छे ब्रांच में आप पढ़ पाएंगे। तो आई होप आप सही ढंग से इसको देखेंगे, और वन बाय वन आप भी सवालों को अटैम्प्ट कीजिए। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा हर एक सवाल के बाद में, आप चाहें तो सवाल देख के वहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल है आपके सामने, ये 2001 में पूछा गया सवाल है। आप अटेम्प्ट कीजिए, बढ़िया ढंग से अटेम्प्ट करेंगे ना, आप मतलब फुल ट्राई देंगे इसका। सवाल करके बताइए कि आपका क्या जवाब आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। अभी हुआ बट इसका जो जवाब आपके पास में होना चाहिए दैट शुड बी डी। डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है आपके पास में, तो जवाब तो होना चाहिए यहाँ पे डी। अब आप इसको सोल्व करते हैं, सवाल से ढंग से पढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है कि आपके पास में अर्थ है, हमने अर्थ बना दिया। इसने बोला ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पे मान लीजिए पेंडुलम जब था तो वहां पे उसका टाइम पीरियड था T1, इसका पेंडुलम का ना, यहाँ पे पेंडुलम है ऐसे छोटा सा। अब इसको बोला गया अगर इसी हम पेंडुलम को सरफेस से h हाइट अबव ले जाएं, बस सेंटर से कितना दूर हो गया बच्चों, 2r डिस्टेंस पे अगर आप लेके चले जाएं, यहाँ पे जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड T2, तो आपसे रेशो पूछ रहा है T2/T1 कितना होगा, T2/T1 कितना होगा। अब देखिए हमें पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है देखिए 2π√L/g। अगर आप चाहें तो आप इसे ड्राइव कर लीजिए, आपको और बढ़िया फील आएगा। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये आता है, एक बार ड्राइव करके देखिए तो कैसे करते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं, I α के बराबर। आपका टास्क है, आप करेंगे। अब आप देखिए हमें यहाँ पे देखिए अगर आप इस वाले पॉइंट पे हैं, अगर आप T2 की बात करें तो T1 कितना है, T1 आएगा 2π√L/g1। g1 क्या होगा सर जी, इस वाली पोजीशन के ऊपर जो आपका g इफेक्टिव होगा। और अगर आप T2 लिखेंगे तो वो आएगा 2π√L/g2। सर ये है क्या G1 G2? G1 है यार अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और G2 है आपके पास में जो उस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ से सेंटर से 2r डिस्टेंस पे। अब हम निकालते हैं यार G1 की वैल्यू कितना आएगा आपके पास। G कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे निकाला तो वहां 1 kg मास रखते हैं, तो उस पर 4 सेकंड कितना है, G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r स्क्वायर। 1 kg करेंगे फिर डिवाइड बाय 1 kg करते हैं, ऐसे GFI निकालते हैं। तो मैंने नहीं लिखा ना, ऊपर 1 kg दिखता फिर नीचे 1 kg दिखता। आप याद कीजिए किसी पॉइंट पे GFI कैसे निकालना सीखा था, जिस पॉइंट पे GFI निकालते हैं 1 kg मास रखो, फिर फोर्स निकालो, फिर फोर्स को डिवाइड कर दो मास से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली बच्चों अगर आप G2 देखेंगे तो G2 आ जाएगा GM डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया 2r का स्क्वायर, इससे बिकम 4r स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब आप दोनों को T2/T1 निकाल लीजिए, तो मैंने क्या रहा T2 डिवाइड बाय T1 कितना आ रहा है भैया, तो ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप इन दोनों को डिवाइड मारेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज √G1 डिवाइड बाय G2।
देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अब आप G1 बाई G2 की वैल्यू पुट करके देखिए तो T2 बाई T1 आपके पास में आ जाएगा G1 बाई G2, तो ऊपर 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यही आपके पास जवाब है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, सॉरी हाँ ऑप्शन डी आपके पास मैच कर गया। तो बहुत ही आसान था। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कभी भी कोई और फ्रेम हो जो एक्सीलरेट कर रहा हो, उन सब में भी आपको यहाँ पे जी इफेक्टिव लेना होता है, यहाँ पे आपको जी इफेक्टिव लेना होता है जो नेट जी आ रहा है। तो अगर आप हाइट पे लेके चले जाएंगे तो जी इफेक्टिव बदल जाएगा, इस वजह से वैल्यू चेंज होगी। ठीक है बच्चों, तो आसान सवाल था, आपसे होना चाहिए। अब आइए अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बच्चों ये सवाल आपके सामने है, ये 2002 में पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल से ढंग से पढ़िए और आप मुझे अटेम्प्ट करके बताइए क्या जवाब आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, जो इसका जवाब है आपके पास में वो है आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में करेक्ट होना चाहिए। आपका आया सही आंसर। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? देखिए, एक ऐसी सैटेलाइट जिसके जो टाइम पीरियड है वो आपके पास दैट इज 24 आवर्स, जो आपके पास में अर्थ के जो रोटेट होने का जो टाइम पीरियड है, आपके जो रिवॉल्व होने का जो टाइम पीरियड है, वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है। तो एक खासियत तो ये भाई, जो उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड रहता है वो 24 आवर्स रहता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो वो इक्वेटर प्लेन में सिर्फ रिवॉल्व करती है। जो इक्वेटर प्लेन है आपके पास में, कोई भी प्लेन में ऐसे नहीं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगी, सिर्फ इक्वेटर प्लेन में रिवॉल्व करेगी। तो वो अगर आप अर्थ से ऑब्जर्व करें तो आपको हमेशा फोरहेड पे दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाई दे रही है, तो ये अर्थ भी घूमती रहेगी, तो वो मेरे साथ साथ घूमता है। जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, ऐसे ना, यहाँ पे अर्थ है, जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये भी घूमता रहेगा, दोनों इसके सामने दिखाई देगा इसको हमेशा। तो अगर आप अर्थ पे खड़े होकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने सामने ही दिखाई देगी। तो क्या खासियत जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की? उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो उसका जो प्लेन है रिवॉल्व करने का वो इक्वेटर प्लेन होगा आपके पास में, और अर्थ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको अपने सामने ही दिखाई देगी हमेशा, किसी एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। उस पर हमने ढंग से चर्चा भी की थी। और उसकी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है सेंटर से, क्योंकि आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पता है वो 24 आवर्स आ रहा है, तो टाइम पीरियड 24 आवर फिक्स है आपके पास, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक ही रेडियस निकल के आएगी। अब सवाल में क्या बोल रहा है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो अब नाम बोल दिया समझ में आना चाहिए। अच्छा, जियो स्टेशनरी बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। तो यहाँ पे हमने ऐसे अर्थ बना दी, अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है आपके पास, यहाँ पे सैटेलाइट बना दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और कितनी डिस्टेंस पे बच्चों आपके पास ये, इसकी डिस्टेंस जो होगी सेंटर से बोल रहा है ना इसने, दैट इज 3600, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। अब आपसे बोला गया एक और सैटेलाइट है, और वो आपके पास में अर्थ के रेडियस में ही घूम रही है। मतलब उसकी जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली जो आर के बराबर है, दैट इज 6400 किलोमीटर। थोड़ा सा आगे होगा भाई, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, बिकॉज 1 किलोमीटर भी अच्छा खासा हो गया ना। आप अर्थ पे हैं, अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर स्काई अच्छा खासा हो गया, तो उतनी सी कुछ डिस्टेंस में होगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली 6400 ले सकते हैं। अब पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जो अर्थ के रेडियस में आपके पास में घूम रही है सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो मैंने बोला यार मुझे केपलर का थर्ड लॉ याद आया। क्या था थर्ड लॉ? T² इज प्रोपोर्शनल टू r³। T² इज प्रोपोर्शनल टू r³ अगर सर्कुलर है, और अगर इलिप्टिकल होता है तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस आती है। तो अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड, अगर आप इस वाले सैटेलाइट का देखेंगे 24 आवर्स, तो 24 आवर मल्टीप्लाई 24 आवर, ये हो गया आपके पास में, ये हो गया जियो स्टेशनरी का। और ये कुछ कांस्टेंट मान लीजिए, कुछ c, और r³ कितना आ गया 3600, 36,000 का क्यूब। अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड देखें तो हमें निकालना है, T² इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट, और रेडियस कितना बनेगा आपके पास, 6400 का क्यूब। बात समझ में आई? अब आप इन दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो ये सी से सी तो उड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई T² इज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाई
6400 का क्यूब। तो यहाँ पे इन दो जीरो ने इनको उड़ा दिया। और देखते किससे कट रहा है ये। तो अगर आप 4 से काटेंगे, ठीक है, और ये कितना आ गया आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे बन गया 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 5 का क्यूब। तो ये आ रहा है आपके पास में टी स्क्वायर। समझ में आ रही है। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, तो टाइम पीरियड बन गया आपके पास में 24 डिवाइड बाय 5√5। अब अप्रोक्सीमेटली पूछा है, और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस विल बिकम √5 हो गया आपके पास में 2 के आसपास। तो ये 2.4 के आसपास आ रहा होगा। ये 2.4 से थोड़ा सा कम ही आ रहा होगा। अगर आप इसे 4 लेते, अगर आप इस 4 लेते तो ये 2.4 से थोड़ा कम आएगा। तो सबसे नियरेस्ट रिजल्ट कौन सा है, 2 आवर्स। तो आप बोले टाइम विल बी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2 आवर्स। मैंने आपको अगर याद होगा नोट से, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि ऐसा आता क्यों है, ऐसा आता क्यों है। तो आप रुक के इसको सोच सकते हैं ऐसा क्यों आता है। हमने कहाँ से उठाया था ये, हमने सैटेलाइट के मोशन से उठाया था। सैटेलाइट के मोशन में जो टाइम पीरियड आता था वो क्या एक्सप्रेशन था, वो टाइम पीरियड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, t इज इक्वल टू 2 पाई √gm r⁴ 2/3, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था। 3/2 ना, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था आपके पास। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर उठाते तो ऐसा बता t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ऐसा आया था आपके पास। ये एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं सैटेलाइट वाले केस को ड्राइव करके। वहां पे ऐसा टाइम पीरियड आता था, और अगर यही टाइम पीरियड आपके पास में इलिप्टिकल पाथ का पूछा हो तो यहाँ पे r की बजाय सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगा। इतना सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप ड्राइव करिए, अभी ड्राइव करके देखिए तो आपको मजा आएगा इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में केपलर थर्ड लॉ का सवाल था। केपलर के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या था कि हमेशा जो सन है वो एक फोकाई पे रहता है, और बाकी सब प्लैनेट्स कैसे पाथ में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। उससे बड़ा से इलिप्टिकल में, और आइडियल केस में इलिप्टिकल में ही मूव करते हैं। फिर सेकंड क्या है, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज केपलर सेकंड लॉ, dA/dt इज कांस्टेंट, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। किसके बराबर आता है, L/2m। dA/dt इज इक्वल टू L/2m। सही ढंग से नोट देखने बहुत जरूरी है। फिर अगर आप बात करेंगे टाइम पीरियड का था वो, दैट इज थर्ड लॉ से बोला गया टाइम पीरियड इज डायरेक्टली, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। समझ में आ गई बात, ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये 2006 में पूछा गया बाइनरी स्टार सिस्टम का सवाल है। आप करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है। ये सब सिंगल मतलब करेक्ट है ना, ये सब के सब सवाल सिंगल करेक्ट है आपके पास, सिंगल करेक्ट ना। हाँ भी हुआ बच्चों। इसके अंदर आपके पास में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो जवाब रहेगा आपके पास में वो डी होगा। अब देखिए बाइनरी स्टार सिस्टम पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले आप मेरे हिसाब से आपको रुक के पूरा टाइम पीरियड वगैरह वो सब एक्सप्रेशन निकालने आते हैं तो बहुत बढ़िया से आप कर पाएंगे उसको। हम इसी बारे में पूरा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक मास रहता है m1। बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी मतलब डबल, तो मतलब 2 स्टार ऐसे रहते हैं आपके पास में, एक का मास m2। और यूनिवर्स में कुछ ऐसा बस ये 2 ही मासेस हैं आपके पास। अब ये क्या होता है, ये अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रोटेट होती है। ये दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस कुछ आपके पास में r1 मान लीजिए, और ये डिस्टेंस कुछ ऐसे r2 मान लीजिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैसे रिवॉल्व करते हैं, इनका जो ओमेगा रहता है वो आपके पास में सेम रहता है, इसका जो ओमेगा रहता है, बिकॉज ऐसा कुछ रहता है जैसे ये सेंटर हो गया, दोनों डिफरेंट रेडियस में रिवॉल्व कर रहे हैं, पर इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे मानिए घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो ये एक रोड ऐसे, एक मान लीजिए कि एक लकड़ी से बंधे हुए हैं ये। अब लकड़ी को ऐसे घुमाएंगे, दोनों का ओमेगा क्या रहता है आपके पास में, सेम रहता है। दोनों का ओमेगा सेम रहता है, और दोनों सिस्टम दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ओमेगा ओमेगा सब निकालते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो आप इस पे फोर्स लिखेंगे, दैट इज g m1 m2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये तो अट्रैक्टिव फोर्स आ गया जो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है। किसके बराबर होगा, m v स्क्वायर
बाय रेडियस कितना है आपके पास r2, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और अगर आप ओमेगा निकालना चाहें तो आप ओमेगा स्क्वायर r2 भी कर सकते, तो ओमेगा मिल जाएगा। अब इसने बोला क्या टाइम पीरियड की बात कर ली भाई साहब, टाइम पीरियड का दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है, नहीं दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा सेम होगा, तो बोले से टी ए किसके बराबर आएगा टीबी, पर रेडियस बराबर नहीं है, रेडियस बच्चों क्या है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। अगर मान लीजिए कभी ये लेंथ L1 गिवन होता, ये कभी L गिवन होता मान लीजिए, तो R1 का एक्सप्रेशन आता R1 का एक्सप्रेशन आता इज m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई L। याद कीजिए सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस दो में कैसे निकालते थे, इस तरीके से निकालते थे, कर पाएंगे, दोनों के टाइम पीरियड आपके पास बराबर आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये 2008 में पूछा गया सवाल है, ढंग से करिएगा, सही जवाब आना चाहिए, सही ढंग से सवाल को पढ़िए, एक ऑप्शन का एनालाइज कीजिए, फिर मुझे सही जवाब बताइए। सिंगल करेक्ट कर रहे हैं ना, जब तक कुछ मतलब सिंगल करेक्ट लिखा भी हुआ है वैसे, तो जब भी कुछ और पैटर्न शुरू होगा मैं आपको पहले इंटीमेट करूंगा ना, अभी सिंगल करेक्ट चल रहा है, करके बताइए। ठीक है बच्चों, अब जो सोल्व करते हैं इसका सही जवाब होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल में लिखा गया स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, उसकी डेंसिटी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्फेरिकल है तो एक स्फीयर बना दिया। इसने बोला जब आपके पास में r लेस देन आर नोट है, r लेस देन आर नोट है, ऐसे कुछ लिखा ना r, तो ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास में, जो यहाँ पे रो है वो रो नोट है, बहुत बड़ी, मतलब अंदर जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और वो रो नोट है, भाई मास डेंसिटी है दैट इज रो नोट। फिर अगर आप बात कर रहे हैं r ग्रेटर देन r की, तो बाहर फिर रो जीरो हो जाएगा, मतलब बाहर रो है ही नहीं, मतलब अंदर मटेरियल जैसे होता है सॉलिड, जैसे अर्थ होता है, अर्थ का भी तो रो कांस्टेंट है, सेम वही केस है आपके पास है, बस थोड़ा सा डायरेक्टली अर्थ ना बोल के ऐसे बोल दिया, तो मुझे पता है यार अर्थ के अंदर मास होता है बाहर नहीं होता, तो सेम बात आ गई कि भाई अंदर आपका डेंसिटी रो नोट है और बाहर ये है। अब पूछना क्या चाह रहा है, बोला क्या ए टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल, इट्स स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि यार कोई भी एक पार्टिकल है वो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्व करना पड़ेगा रेडियस में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो r का फंक्शन बताइए। तो मैंने बोला सबसे पहले r लेस देन r तक का फंक्शन एक आएगा आपके पास में, बिकॉज इसके अंदर EFI का पैटर्न कुछ अलग आता है और बाहर आपके पास में EFI का पैटर्न कुछ अलग आता है। ठीक, अब इसके अंदर EFI आता कितना है आपके पास, EFI अगर आप देखेंगे, सॉरी GFI, EFI नहीं, सॉरी दिस इज GFI। कब बात कर रहे हैं, व्हेन r इज लेस देन r नॉट, कितना आता है आपके पास, दैट इज GM डिवाइड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r, ये आता है आपके पास में GFI, इसको G कर देता हूं ना, ये GFI। अब ठीक है यार, अब बात बन गई, मान लीजिए आपको पता है इसके अंदर जो GFI है वो ऐसे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए m मास को रिवॉल्व कर रहा हो तो उसमें फोर्स कितना, दैट इज GMM डिवाइड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r, अंदर वाले में तो ये आता है भाई, अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर है GFI कुछ ऐसा आता है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको आप mv स्क्वायर बाय r के बराबर कर दीजिए, mv स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r, भाई ये r तो आपके पास में पूरी रेडियस है और ये r आपको डिस्टेंस शो करता है। एक बार जाके आप रिजल्ट चेक कीजिए, नहीं तो हमने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में किया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, इसको भी कन्वर्ट करें तो यही रिजल्ट आए। कैसे आएगा, देखिए अगर आपको वहां पे यार ये इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप इसे ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है g के बराबर, बिकॉज वहां यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वहां पे g होता है, तो 1/4 कितना हो गया, 1/4 हो गया 4 पाई g।
तो यहाँ पे 1/1/4 की वैल्यू कितनी, 4 पाई जी, यहाँ पे 3 आ गया। अब रो की वैल्यू पुट कीजिए तो रो हो जाएगा m डिवाइड बाय 4/πr³। सही है। अब देखिए इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो क्या रिजल्ट आया, gm डिवाइड बाय r³ मल्टीप्लाई स्मॉल। तो अच्छा रिजल्ट है, खूबसूरत दिख रहा है, तो आप इसको इससे प्रोसीड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो यार कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालने जाएं कि क्या वैल्यू आपके पास में आएगी, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस m से ये वाला m साफ हो गया, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है r² के, v² प्रोपोर्शनल टू r²। देखिए आप, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है रेडियस के। सही है ना। अगर आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मुझसे पूछेंगे तो मैं वो बता सकता हूँ, दैट इज gm बाय r³ का रूट मल्टीप्लाई स्मॉल r। समझ में आ गई। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी एक्सप्रेशन चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। ठीक है। अब हमें दूसरा केस भी करना पड़ेगा, कब, व्हेन r इज ग्रेटर देन r। वो वाला केस करके देखते हैं। अगर आप बोलेंगे r इज ग्रेटर देन r, तो आप बोलेंगे ef, उस टाइम में gf है gm डिवाइड बाय r²। यही आता है gfi आपके पास। अगर आप किसी डिस्टेंस पे हैं तो आप gfi क्या लिखेंगे, gm डिवाइड बाय r²। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें gm डिवाइड बाय r² कितनी आएगा, m v² बाय r। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, दैट इज v², क्या बनेगा ये, दिस इज v² इज इक्वल टू g m आएगा ना, फोर्स, तो यहाँ पे इससे कट जाएगा भी। अगर आप यहाँ पे किसी बाहर वाले पॉइंट पे जाके gfi पूछेंगे तो gm1 डिवाइड बाय r² करेंगे। इस अर्थ को सेंटर में मान सकते हैं बाहर gfi निकालने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है v इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r। तो वेलोसिटी आ गया आपके पास √gm/r। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो होता है, ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब आप ग्राफ बनाइए। अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे किसका, वेलोसिटी वर्सेस r का, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी वर्सेस r। तो जब आपके पास में r लेस देन r0 था आपके पास में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। कहां तक बनेगा, दिस इज एट r इज इक्वल टू r0। और अगर आप आगे रेडियस की बात करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा कर्व कुछ मैच करना चाहिए, और ऐसा कौन सा कर्व मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, ये तो हमने सैटेलाइट में की थी। अगर आपको सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट कैप्चर्स, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूरे चांस रहते हैं। तो सैटेलाइट में अगर आपने वेलोसिटी निकाली तो आपको याद होगी ऐसी वेलोसिटी आती है, और अंदर वाली हमने नहीं निकाली, ये हमने अभी निकाल के देखा। ठीक है। तो एक एक सवाल को निचोड़ लीजिए ना, ऐसा नहीं हो भाई कुछ बाकी रह जाए, एक एक चीज को निचोड़ लीजिए, जो आप उससे मैक्सिमम सीख सकते हैं सबका सब सीख लीजिए। ठीक है, आप इसे देखिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। मुझे 2010 का सवाल है आपके सामने, और सवाल ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपके पास, तो आप ढंग से कीजिएगा और आप करके बताइए क्या जवाब आपको मिल रहा है। हाँ भी हुआ। इसका जो जवाब है आपके पास में ए ऑप्शन सही होना चाहिए, और मैथमेटिकल सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर ये सवाल अगर आपके पास जेई में रहेगा तो ये आपके पास में इजी की कैटेगरी में तो नहीं रहेगा, तो टफ ही कैटेगरी में, ये मीडियम लेवल का रहेगा। तो इस तरीके के सवाल हमें करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं, और ये सवाल रेंज में है, ऐसा नहीं भी आउट ऑफ रेंज वाला सवाल है। अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक डिस्क है, और ये डिस्क कुछ कटी हुई डिस्क है, ऐसे ऐसे करी कुछ डिस्क है ऐसे।
ठीक है। जो डिस्क का मटेरियल आपके पास में सिर्फ जैसे ये रेडियस जो आपके पास में है दिस इज 3r ना, ऐसा ही कुछ है, और ये रेडियस ऐसे कुछ 4r है। तो आपके पास में एक्चुअली अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट कटा हुआ, सिर्फ यही वाला पार्ट आपके पास में डिस्क का पार्ट रिमेनिंग है, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ऐसे, हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल, हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है। ए यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ मास m, इसका मास m है, इस डिस्क का मास, जो रिमेनिंग डिस्क है उसका मास क्या है आपके पास में, m है। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा गया कि कितना वर्डन करना पड़ेगा कि अगर हम एक यूनिट मास को यहाँ पे एक पॉइंट P है 4r डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके इन्फिनिटी पे चले जाए। तो अगर आप देखिए वर्डन बाय एक्सटर्नल तो किसके बराबर आता है आपके पास में, डेल्टा यू के बराबर आता है। क्लियर। तो अगर आप ये देखें दिस इज बिकम यू फाइनल, यू फाइनल कितना होगा, यू एट इन्फिनिटी माइनस यू इनिशियल क्या होगा, यू एट पी, ये वर्डन बाय एक्सटर्नल होगा। अब देखिए अगर आप इन्फिनिटी पर चले जाएंगे तो आपके पास 1 यूनिट मास है, मान लीजिए 1 kg मास है, आप इसको लेके इन्फिनिटी पर चलेंगे तो इससे दूरी आपकी इनफाइनाइट होगी, तो ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये है कि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें इस पी पॉइंट पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस है आपके पास में m1 m2 और इसकी वजह सेपरेशन कुछ r है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, दैट इज माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय r। ये स्टेटिक मतलब k q1 q2 बाय r, पर वो जैसे k q1 q2 बाय r आता है और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों अट्रैक्टिव है, दोनों अट्रैक्टिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से अगर आप डील करेंगे तो एक को प्लस चार्ज देना पड़ेगा, एक को माइनस देना पड़ेगा, इस वजह से टोटली माइनस बनता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सप्रेशन है k q1 q2 बाय r, यहाँ पे आता है माइनस जी m1 m2 बाय r। समझ में आ गया। वहां पे k q1 q2 बाय r में q1 q2 की वैल्यू विद साइन पुट करनी होती है, यहाँ पे साइन का मतलब ही नहीं है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहले से माइनस हमने लगा दिया। तो अब हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, मैंने बोला यार ऐसे करके कुछ डिस्क है मेरे पास, एक बढ़िया सी डिस्क माना ऐसे, ठीक है, ऐसे डिस्क माना। मैंने बोला इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे ऐसे एक 1 kg मास रखा हुआ है, 1 kg बोल देता हूँ इसको। तो अब कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले बोला यहाँ पे छोटी सी रिंग पकड़ लेता हूँ, कितनी रेडियस की, x रेडियस की विड्थ, मतलब x रेडियस की रिंग पकड़ ली, और इसकी विड्थ कितनी है आपके पास, इसकी विड्थ आपके पास में है dx, इसकी विड्थ आपके पास में है dx। क्लियर। अब अगर आप इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे du पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज माइनस जी m1 कितना आ गया 1 kg, m1 आ गया आपके पास में 1 kg, m2 कितना आ गया आपके पास, m2 आ गया सिग्मा 2 पाई x dx माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय r ना। तो m1 आ गया आपके पास 1 kg, m2 आ गया आपके पास में सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई x dx डिवाइड बाय r। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये तो 4 गिवन है ना आपको, तो ये डिस्टेंस r हो गया आपके पास में, तो कितना आ गया अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालना है, u एट p निकालना है, तो ये तो बन जाएगा कुछ u एट p। इसकी वैल्यू अगर मैं सोल्व करने जाऊंगा तो माइनस बाहर आ गया, g बाहर आ गया, और 2 पाई सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई सिग्मा ही बाहर आ गया। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, 16 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा dx 2dx इज इक्वल टू dt, 2x dx ना, 2x dx dt। अब ये x dx को आप यहाँ पे dt बाई 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, इस माइनस जी 2 सिग्मा 2 पाई सिग्मा, यहाँ पे ऊपर बन गया dt बाई 2 और यहाँ पे बन गया ऐसे रूट टी। क्लियर। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस 2 पाई जी सिग्मा, और यहाँ पे इस 2 ने इसको उड़ा दिया तो पाई बच गया सिर्फ ना, ये 2 से इस 2 को उड़ा दिया। अब यार इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये टी टू द पावर हाफ है, टी टू द पावर माइनस 1/2, तो इसमें करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 2, सही कर रहा हूँ मैं, इसी 2 और ये रूट टी बन जाएगा, रूट टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा। x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, x की इनिशियल वैल्यू थी 3r और फाइनल वैल्यू कितनी है आपके पास में 4r। इसको पुट करके देखते हैं तो माइनस यहाँ पे 2 था ना, ये 2 आ गया, वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा
ये भी आर की टर्म में था ना, दिस इज अगेन आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है आपके पास, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ये 4r है आपके पास में। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे तो बन गया √32r, इसमें पुट करूंगा तो माइनस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में √5r, दिस इज 5r बना, ये 25 बन जाएगा तो 5r बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हमें सिग्मा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो सिग्मा कितना आएगा, m डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है पाई, पहले था दिस इज 16r² माइनस 9r², कितना आ गया आपके पास, इट इज m डिवाइड बाय 7πr², सिग्मा आ गया m डिवाइड बाय 7πr², यहाँ बन गया -2πg, सिग्मा आ गया m डिवाइड बाय 7πr², यहाँ पे बन गया √32r, यहाँ बन गया 5r, इस r ने इसको उड़ा दिया, इस पाई ने भी इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे बन गया -2/7 gm √32 है ये आपके पास, √32 माइनस 5, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास। ये तो आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पर हमें माइनस ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी चाहिएगा, तो वर्क डन एक्सप्रेशन कितना लिख देंगे आप, 2/7 gm, इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 4, इसको अगर आप देखेंगे 16×32 4√2 माइनस 5, ये आपके पास है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपके पास, आर बच गया कहीं से, यहाँ पे एक आर है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आर है, ये आर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था आपके पास, और भी तरीका हो सकता है, आप EFI लिख के फिर डिफरेंशिएट के थोड़ा और लेंथी हो जाएगा वो, तो आप EFI लिख के डेल्टा V = -of E.dr वहाँ से भी कर सकते थे आप, पर ये ठीक है, ये आप पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल एनर्जी लिखी एलिमेंट पकड़ के, तो आप कर पाएंगे। तो एक बार बच्चों अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आप इस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों एक सवाल है आपके सामने, यह फिर 2011 में पूछा गया सवाल है, एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिए क्या जवाब आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हुआ, तो बच्चों इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट होगा। सवाल में देखिए क्या बोला गया, ए सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, यहाँ पे ऐसे अर्थ बना दिया ना आपने, इस अर्थ के अबाउट ऐसे कुछ ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लीजिए कुछ r रेडियस में आपके पास में घूम रहा है ना, वो r गिवन नहीं है, और इसकी जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कुछ v है, ऐसे इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब आपसे क्या बोला गया कि इसमें कुछ इजेक्शन होता है, मतलब इसमें से कुछ पार्ट ऐसे इजेक्ट होगा आपके पास में, तो जो पार्ट इजेक्ट होता है वो एस्केप कर जाता है, जो पार्ट इजेक्ट हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाता है। तो बताइए जब वो एस्केप कर रहा है, जस्ट एस्केप कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी पहुंचे, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है आपके पास में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एस्केप होते टाइम। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल हो, मैं उसको बोलूँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो, किसी भी तरफ हो जाए, इसकी v' कितनी हो ताकि वो एस्केप कर जाए। तो बोलो कोई भी पार्टिकल अगर एस्केप होना है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, अगर जस्ट एस्केप हो रहा है। दिस इज कंडीशन फॉर जस्ट एस्केप। अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास में, दैट इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे तो पहुंचेगा, कुछ वेलोसिटी भी होगा। ये कैसे जस्ट एस्केप का, जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे कुछ भी वेलोसिटी या फिर कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस वाले केस में अगर आप देखें तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये r दूरी में है, तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो ताकि ये 0 बन जाए। अब हमें पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी जब तक gmm डिवाइड बाय स्मॉल r नहीं होगी तब तक वो एस्केप नहीं करेगा, तो ये जवाब है। पर हमें जो टर्म्स है वो ये r बार नहीं गिवन, हमें ये वेलोसिटी गिवन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है।
तो मैंने बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो आर रेडियस में ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो ये है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस एम ने इसको मार दिया, इस आर ने इसको मार दिया, तो वेलोसिटी आ गया अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी एम बाई आर। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है जी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किसके टर्म में गिवन है, ठीक है। तो इस वाली काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखें, इससे कैसे रिप्लेस करें हम, तो हमने ऐसे बोल दिया कुछ, दिस रूट जी एम बाई आर है ना, तो रूट जी एम बाई आर तो बन गया वी स्क्वायर, क्या बन गया एम वी स्क्वायर। रूट जी एम बाई आर, जी एम बाई आर का रूट हो गया आपके पास में वी स्क्वायर, जी एम बाई आर कितना आ गया बच्चों, वी स्क्वायर आ गया। तो जी एम बाई आर को वी स्क्वायर से रिप्लेस करें तो एम वी स्क्वायर आ गया, और अगर एम वी स्क्वायर आएगा तो बी ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। तो आसान सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। किसी भी चीज़ को अगर एस्केप करवाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो आपको उसकी टोटल एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, ठीक है। छाप लीजिए। मुझे 2014 में पूछा गया सवाल है, सवाल अच्छा है, आप ढंग से करिए, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है ना, करके बताइए सवाल। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए अब सवाल पे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 108 न्यूटन। सवाल में क्या बोला गया, ए प्लेनेट ऑफ रेडियस आर, जो प्लेनेट की रेडियस है वो 1/10 है आपके पास में रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास में एक कुआं, मतलब आपने एक वेल वहां पे बनाया है और उसकी डेप्थ है r/5, और उसके अंदर ऐसे एक वायर को लटकाया, तो वायर को लटकाया तो वायर पे नीचे की तरफ फोर्स अगर होगा तो ऊपर से हम कितना फोर्स लगाएं ताकि वो वायर को हम पकड़ के रख सके, इस तरीके का वो पूछना चाह रहा है। तो हमने डायग्राम बना लिया पहले से ढंग से। अच्छा सवाल है ना ये। यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक कुआं बना दिया, मतलब सॉरी एक प्लेनेट बना दिया। इसकी जो रेडियस है आपके पास इट इज re/10, रेडियस ऑफ अर्थ का 10th हिस्सा, और इसको उसने आर बोला है, दिस इज आर रेडियस, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसके अंदर एक ऐसे कुआं खोद दिया हमने, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुआं खोद दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है आपके पास है वो r/5, दिस डेप्थ कितनी है आपके पास में, ये r/5 है, तो re कितना हो गया, ये re/50 हो गया, ये r/5 ना, तो re/50 हो गया। अब आपने क्या करा, यहाँ पे ऐसे एक वायर को हैंग कर रखा है, तो आपसे पूछा गया बताइए ऊपरी तरफ कितना फोर्स लगाए ताकि ये वायर इसके अंदर रह जाए, ठीक है। डेंसिटी अर्थ की और इस मटेरियल की डेंसिटी आपके पास सेम है। अब हमें यार यहाँ पे EFI चाहिए वो, जैसे मान लीजिए इसका वायर का जो लैम्डा है वो गिवन है, वायर का लैम्डा कितना है आपके पास, दैट इज 10⁻³ kg/मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ इतना लैम्डा है या फिर मास पर यूनिट लेंथ है आपके पास। अब हमसे पूछा गया इस वायर पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने बोला अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक दूरी के ऊपर, यहाँ से कुछ ऐसे x डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाऊँ तो मल्टीप्लाई आप उसका मास कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। भाई यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है आपके पास में, रेडियस ऑफ प्लेनेट के टर्म्स में है, तो वायर ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा, तो हर एक पॉइंट पे इसके डिफरेंट डिफरेंट GFI आएगा। तो अगर हम x दूरी पे जाके dx विड्थ की वायर पकड़ लें तो उसके ऊपर फोर्स निकालें तो बात बन जाएगा। तो अगर हम देखें उस वाली वायर पे फोर्स कितना लगेगा x दूरी के ऊपर, तो थोड़ा सा जो छोटी सी एलिमेंट है इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लैम्डा dx, तो इसका मास आ गया आपके पास में इस छोटे से एलिमेंट का, और ये यहाँ पे GFI एट दिस डिस्टेंस x, वो हमें निकालना है।
अब यार GFI का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। अब मुझे पता है सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फॉर्मूला आता है सॉलिड स्फीयर के अंदर GFI का, वो आता है GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर। यहाँ पे M हो गया मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ नहीं है, मास ऑफ प्लेनेट, R रेडियस ऑफ प्लेनेट हो गया। अब हमें क्या है, मास नहीं गिवन, हमें ये बताया गया कि अर्थ की डेंसिटी उसकी डेंसिटी सेम है, तो क्यों ना यही रिजल्ट हम डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जी को क्या लिख दिया, जी को लिख दिया कैपिटल जी रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे ऐसे आर क्यूब बन गया, ये यहाँ पे उड़ गया आपके पास में स्मॉल आर, तो स्मॉल जी की वैल्यू आई 4 पाई जी रो, 4 पाई जी रो बाय 3r, ये आ गया। ये GFI का फॉर्मूला है रो की टर्म्स में, ठीक है। तो अब हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला जो DF आएगा आपके पास में, DF जो आएगा दैट इज लैम्डा dx, और gx की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया हमने, दैट इज 4 पाई जी रो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो बात बन जाएगी, तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो अब देखिए अगर आप DF का इंटीग्रेशन करें तो फोर्स बन जाएगा वायर के ऊपर जो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। लैम्डा बाहर ले आते हैं, और क्या बाहर आ जाएगा, 4 पाई जी बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, रो बाहर आ गया, अंदर बचा यहाँ पे आपके पास में x dx, इसको आप इंटीग्रेट करिए। अच्छा ये पहला एलिमेंट कितनी दूरी पे है आपके पास में, पहला एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे तो ये पहला एलिमेंट हो गया आपके पास में, टोटल डिस्टेंस थी re/10, डेप्थ थी re/50, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया यार, दिस इज बिकम re/10 माइनस re/50, समझ में आ रहा है कितना बन गया, 40/50 आ रही, 4/50 आ रही, समझ में आया। इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आएगी 4/50 आ रही, तो पहली r की पहली x की वैल्यू कितनी है 4/50 आ रही, और फाइनल वैल्यू आपके पास में कितनी रेडियस है re/10। देखिए ये कुआं जो स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये डेप्थ है re/50, तो सेंटर से पहले पॉइंट की दूरी होगी दैट इज re/10 माइनस re/50, तो ये बन गया 4 re/50, और जो एंड पॉइंट होगा वो आपके पास में re/10 है, बिकॉज रेडियस re/10 है। तो हम इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा 4 पाई जी रो बाई 3, और ये बन गया x²/2, तो ये बन गया re/10 सॉरी 4/50 आ रही, और यहाँ पे बन गया re/10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने कितना बन जाएगा 2 लैम्डा पाई जी रो डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे x² की वैल्यू पुट कर दैट इज re²/100 माइनस 16/2500 re²। क्लियर। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा 2/3 लैम्डा पाई जी रो, अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में 2500, और यहाँ पे बन गया 25, यहाँ पे बन गया -16, और यहाँ पे बन गया re²। तो यहाँ से हम देखते हैं पाई जी रो और कैपिटल R/3 को तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल जी, तो इन सब का स्मॉल जी लिखें तो ये तो 2 हो गया, स्मॉल g/4 बनेगा नहीं, g/4, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई जी रो और कैपिटल R, इसको बाई 3, यहाँ पे क्या पाई जी रो कैपिटल R/3, उसको हमने लिख दिया g/4, यहाँ पे g/4 आ गया। अच्छा ये वाली टर्म कितनी बन गई आपके पास, इसे बिकम 9/2500। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6000 किलोमीटर की बना, 6000 किलोमीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट करके 1000 कर दिया। लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू है 10⁻3, तो यहाँ पे 1000 आ गया। अब आपने क्या किया, 1000 ने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे ये 2 जीरो इससे साफ हो गया, और यहाँ पे 10 है ना आपके पास में, तो ये बन जाएगा 5/2, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 3, तो कितना बन गया आपके पास, दिस इज बिकम 108 न्यूटन, दिस इज बिकम 108 न्यूटन। क्लियर। तो सवाल अच्छा था, ये जो टर्म हमने यूज किया, इसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है कैसे कन्वर्ट किया, तो आप रो की वैल्यू पुट कर दीजिए, रो की वैल्यू लिख दीजिए मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, फिर आपको पता है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r² होता है, स्मॉल जी वहां से भी करें तब भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल ठीक था, अच्छा सवाल है, नोट्स में करने लायक है, आप चाहें तो इसको नोट्स में छाप सकते हैं। ठीक है, बच्चों सवाल है आपके सामने, ये 2017 में पूछा गया सवाल, आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है।
इसको ट्राई करते हैं। तो आपको क्या बोला कि एक तो अर्थ है, ऐसे आपने यहाँ पे अर्थ बना दिया ऐसे, और एक ऐसे सन है, सन बना दिया, ठीक है। और इसका मास आप m मान लीजिए, इसकी रेडियस कुछ r मान लीजिए, तो इसका जो मास होगा आपके पास में, दैट वैल्यू इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 m इसका मास। और इसकी जो दूरी है यहाँ से, वो अप्रोक्सीमेटली आप इसके सरफेस से मान लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वो आपके पास में 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 r है आपकी। आपको बोला गया कि यहाँ से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि वो इन दोनों के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो वेलोसिटी कितनी होगी। और आपको सिर्फ अर्थ अगर गिवन होती तो सिर्फ अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशन फील्ड मतलब एस की वेलोसिटी है वो 11.2 है, सिर्फ अर्थ की वजह से। तो 11.2 कितना किसके बराबर आएगा, दैट इज √2gm डिवाइड बाय आर, ये एक्सप्रेशन था। अब इस वाले केस में निकालना है, जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी हम इस वाले केस में निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी में लिखूंगा तो इसकी वजह से आएगा, दैट इज -gmm डिवाइड बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से, अर्थ की वजह से। फिर आप लिखेंगे दैट इज -g स्मॉल m, मास ऑफ सन, तो कितना है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 m। और रेडियस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ सन कितनी होगी, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से लिखने के लिए इसको सेंटर में मानना पड़ेगा, तो उससे उसकी जो दूरी आएगी 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर नहीं दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 आ रही, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, बिकॉज इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी 0 होनी है आपके पास में। तो यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे पूछा क्या, एस की वेलोसिटी पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से हमें फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आया जी कैपिटल एम ई डिवाइड बाय आर ई, को आप बाहर निकाल लीजिए, और ये स्मॉल एम यहाँ पे साफ हो जाएगा ना, ये जो स्मॉल एम आएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल एम, ठीक है। और यहाँ पे बन गया आपके पास में 1 प्लस यहाँ पे कितना बन गया, ये 10 टू द पावर 4 है, तो ऊपर बन गया 30 डिवाइड बाय 2.5, और इसको यहाँ पे भेज दीजिए, तो ये बन गया, क्लियर। तो इस m से इस m को उड़ा दीजिए, तो v स्क्वायर आ गया 2gme डिवाइड बाय आर ई का रूट, और यहाँ पे ये जो टर्म बनी थी √13। अब देखिए 2gme आर ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू 11.2, तो ये वैल्यू तो होगी आपके पास में 11.2। अब ये √13 है, थोड़ा सा सबसे क्लोज देखेंगे तो 42 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास में आ जाएगा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले क्षण मैंने बी बोल दिया था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपके पास, समझ में आ रहा है। तो 42 वाला आंसर आप यहाँ पे टिक कर देंगे। सवाल आसान था, सवालों को बहुत दिक्कत नहीं थी, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 2019 में पूछा गया सिंगल करेक्ट सवाल है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज, मतलब आप इसे टफ कैटेगरी में, अगर ये पेपर में सवाल होता तो टफ कैटेगरी में जाता है, लैंग्वेज की थोड़ी अजीब है। अभी हुआ, ठीक है। हम इसे प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसमें डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में ऐसे बोला गया कि यहाँ पे ऐसे कोई भी एक प्लेनेट था, मतलब कुछ भी एक मास है स्फेरिकल गैसेस क्राउड से मिलके बना हुआ है, और किसी आर दूरी पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे आर दूरी पे चले जाते हैं। तो आर दूरी के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ के है पार्टिकल्स की, ऐसा ही कुछ बोल रहा है वो कि the equal masses m moving in the circular orbit common center with the kinetic same kinetic, सबकी kinetic एनर्जी m है प्लस, यहाँ पे एक छोटा सा m है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है।
तो अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो आप बोलेंगे जी एम कैपिटल एम क्या होगा, इसके आर रेडियस के जो मास होगा आपके पास में डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर बाय आर। इसने इसको मार दिया तो एम का एक्सप्रेशन जो आपके पास में यहां से आ रहा है दैट इज वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी, वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी। तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख लेते हैं बिकॉज वी नहीं गिवन, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे हाफ एम यहाँ पे भी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हाफ एम कर लेते हैं। तो ये आ गया स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये बन गया के आर जी। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो एम की वैल्यू जो आ रही है, एम मतलब इसमें मास हो गया ना इसका यहाँ तक, दैट इज 2 के आर डिवाइड बाय एम और कैपिटल जी। अब हम देखते हैं छोटा सा डीएम मास कितना है। अगर आप डी देखें भाई छोटी सी आर रेडियस के अंदर डी आर रेडियस में मास कितना है, डीएम कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा 2 के आर एम जी और यहाँ पे होगा डी आर। भाई साहब ये छोटे से इस वाले इतने से पार्ट के अंदर आपके पास है मास है डी आर। अगर आप वेरिएशन देखें रेडियस के अंदर तो उसमें जो मास आ रहा है वो आपके पास में ये है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, किसमें जानना चाहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आर रेडियस के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो इसमें मास तो ये आ गया आपके पास में ना, तो अगर आप इस मास को, ये मास है आपके पास और आपसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ रहा होगा आप यहाँ पे आपके पास। ठीक है यार, तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय एम जी। ये मास था, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब आपको ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर जो आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम को कितना। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप देखें तो एक पार्टिकल का मास कुछ m है, तो इस वाले एक्सप्रेशन से बात बन जाएगी आपके पास में। तो इस dr ने इस dr को मार दिया, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बन गया k 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर जी इज इक्वल टू n। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने क्या किया, पहले मास निकाल लिया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ रहा है। मास पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा था, फिर बात बन गई आपकी। तो ये वाला टर्म आपके पास में कुछ रो था आपके पास में, दिस इज रो, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आगे प्रोसीड किया तो ऐसा कुछ जवाब आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं, थोड़ा उलझा हुआ सवाल था, थोड़ा दिक्कत आपको इसमें हो सकती थी। ठीक है बच्चों, ये था 2019 का सवाल, आप इसे देख लीजिए। बच्चे एसएससी रीजन है आपके पास, 2008 में आया था। आप बताइए कि इसमें क्या सही लग रहा है आपको। हाँ भी हुआ, तो इसका आपके पास में जो जवाब सही होगा दैट इज ऑप्शन ए कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी इसे पूछ रहा है कि यार एक एस्ट्रोनॉट है आपके पास में, अगर स्टेटमेंट 1 में चेक करें, एक एस्ट्रोनॉट है जो आपके पास में स्पेस स्टेशन में रिवॉल्व कर रहा है आपके पास में। तो मान लेते हैं जैसे ये एक अर्थ है आपके पास में, ठीक है, ये ऐसे अर्थ है और इसके अराउंड मान लीजिए एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट ऐसे या फिर कोई भी एक ऑर्बिट में कोई भी एक स्पेस स्टेशन कुछ भी घूम रहा है, कोई भी चीज़ है और इसके अंदर ऐसे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे ऐसे बंदा बैठा है। अब सोच के देखिए, अगर आप पूछो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ कितना होगा आपके पास में, तो mg होगा एक्सेलेरेशन, m मल्टीप्लाई इसका जो g यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इस वाले पॉइंट पे। ये नहीं है भाई mg जो अर्थ वाला g है वो नहीं है, यहाँ पे g इफेक्टिव आपके पास में इस पॉइंट पे, या फिर g डैश बोल देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज mg डैश। अब वो कैसे निकालेंगे, दैट इज g डैश की वैल्यू आएगी g
इसका मास कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r इसकी डिस्टेंस होगी, ये है आपके पास। अब अगर आप इस बंदे से पूछें क्या महसूस होता है, ये बोले वेटलेसनेस महसूस हो रहा है, मतलब मुझे कोई वेट महसूस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट एफबीडी बनाएंगे, ये आपके पास में कुछ मतलब कोई भी कुछ भी प्लेन टाइप या जो भी रिवॉल्व कर रहा है आपके पास में, वो सैटेलाइट है या सैटेलाइट नहीं हो सकता, कोई स्पेस स्टेशन के अंदर कोई आदमी बैठा, तो ये स्पेस स्टेशन हो गया आपके पास में, इसमें से एक आदमी बैठा है। अब अगर आप देखेंगे अर्थ इस पे भी फोर्स लगा रहा है आपके पास में, दैट इज स्पेस स्टेशन पे, और स्पेस स्टेशन जो एक्सीलरेशन आपके पास में वो g डैश है आपके पास में, और इस पे भी स्पेस स्टेशन फोर्स लगा, दैट इज m मल्टीप्लाई g डैश। स्पेस स्टेशन का एक्सीलरेशन इस तरह वो g डैश है, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे सूडो देखेंगे, अगर आप इसके अंदर बैठेंगे, इस प्लेन में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा दे कीड़ा, अब वो कीड़ा बोलेगा मैं इसके ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो लगा देगा इस तरफ mg डैश, और अगर वो सूडो लगा देगा तो भाई साहब नेट फोर्स कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपके पास? 0। और अगर एफ नेट 0 हो जाएगा तो इसको कोई वेट महसूस नहीं होगा, ये फ्री फॉल महसूस करेगा। सिमिलर यही तो होता है, मान लीजिए लिफ्ट है ऐसे, ये लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही थी और अचानक ये लिफ्ट का जो रोप था वो ब्रेक हो गया। अगर लिफ्ट का रोप ब्रेक हो गया तो इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g है, और इस बंदे पर नीचे की तरफ कितना फोर्स हो रहा है? mg। अगर आप एक कीड़े को बोलेंगे भाई इस लिफ्ट में बैठ के थोड़ा एफबीडी बना तो इसका, तो कीड़ा बोलेगा मेरा खुद का एक्सीलरेशन g है, तो ऊपर तरफ सूडो लगा देगा mg, तो अब इस पे एफ नेट कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। किसके फ्रेम में? इसके फ्रेम में, इस कीड़े के फ्रेम में। तो इस कीड़े के फ्रेम में एफ नेट 0 हो जाएगा, तो ये बोलेगा भाई इसको कोई वेट महसूस नहीं हो रहा, ये वेटलेसनेस महसूस कर रहा है। सिमिलर जब आपने जंप करते हैं किसी हाइट से, जब हाइट से जंप करते हैं तो हमारी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है जी एक्सीलरेशन से। अब बॉडी कोई भी पार्ट पे अगर आप एफ नेट देखें तो आपको 0 दिखाई देगा, अगर आप खुद ऑब्जर्व करें तो आपको एफ नेट 0 दिखाई देगा, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन में नीचे की तरफ जी है। अब मान लीजिए मेरा कुछ हैंड का एक ये नेल है, मैं इस पे इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इसमें नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, पर मैं खुद ऑब्जर्वर हूं, मैं खुद बना रहा हूं, मेरा खुद का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो सूडो लग जाएगा ऊपर की तरफ एमजी, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, ये वाली बात मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखी हुई थी, एक बार इस बात को लिख लीजिएगा, सैटेलाइट के अंदर या फिर कोई भी एक स्पेस शिप है जो ऑर्बिट कर रहा है, उसके अंदर अगर आप पूछेंगे कैसा महसूस करा, तो वेटलेसनेस महसूस करते हैं। क्यों वेटलेसनेस महसूस करते हैं? उसका रीजन ये है कि सूडो फोर्स जो फोर्स वगैरह उसको काउंटर अटैक करेगा और उसकी वजह से एफ नेट कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया चीज है कि स्पेस स्टेशन के अंदर वेटलेसनेस महसूस होता है। तो मान लीजिए स्पेस स्टेशन रिवॉल्व कर रहा है, उसमें अगर आप होंगे तो आप उड़ते हुए महसूस होंगे अपने आपको कोई वेट महसूस नहीं होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लिफ्ट में होता है, अगर लिफ्ट की आपके पास में रोप है, वो रोप ब्रेक हो जाए तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन भी जी होगा आपके पास में। तो अगर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे तो आपको दिखाई दे नीचे की तरफ एमजी, सूडो भी ऊपर की तरफ, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।